तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को पुलिस वालों ने 2 भागों में सुलझाया। एक बार सुलझाया तो उन्हें लगा कि चलो अब केस सॉल्व है, फाइनल चार्जशीट बनाते हैं, केस में ज़्यादा दम भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कुछ वक्त और गुजरता है। गुजरने के बाद पुलिस वाले इधर एकदम आराम से बैठे हैं कि केस सुलझा लिया। लेकिन एक उड़ती उड़ती खबर ऐसी आती है जिसे सुनने के बाद फिर पुलिस वालों के एक तरह से हाथ पांव कांप जाते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ उन्होंने भी शायद न्यूज़पेपर और बाकी उन्होंने अपने कैरियर और अपने ट्रेनिंग में तो सुना होगा, लेकिन ये चीज़ें उन्हें शायद पता नहीं था कि इन चीज़ों के बारे में उनको सामने से एक ऐसा केस मिलेगा जिस केस में ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेगी। आसपास के लोगों ने भी जब इस केस के बारे में सुना तो शुरुआत में उन्हें लगा कि चलो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जब बात की चीज़ें निकल के सामने आई और ऐसे माध्यम से आई और जब सबूत लोग के सामने पहुंचे तो उन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद आसपास के लोग भी हैरान थे कि एक ऐसा हैवान उनके बीच रह रहा था। तो आज की कहानी ऐसी ही कहानी है जिस कहानी को पुलिस वालों ने 2 भागों में सुलझाया। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का एक ज़िला कटनी, और इसी कटनी ज़िले में एक गाँव लगता है निवार गाँव, और बात है 10 सितंबर की। दरअसल आमतौर पे गांव में कई जगह ऐसी होती हैं, खासकर गांव में अभी भी ये चीज़ें हैं कि लोग सुबह सुबह वॉशरूम करने के लिए, फ्रेश होने के लिए, दैनिक कार्यों के लिए अभी भी टॉयलेट वगैरह का यूज़ कम करते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में टॉयलेट तो होते हैं, लेकिन उनका शौक़ होता है कि सुबह सुबह कुछ टहलते हुए जाएंगे और किसी तालाब के पास, किसी नदी के पास या फिर किसी वाटर सोर्स के पास वो अपना वॉशरूम वगैरह करेंगे। करने के बाद फिर वहीं से दातुन वगैरह करके लौटते हैं। ऐसी चीज़ें अभी भी है, खासकर जो पुराने लोग हैं उनके जहन में चीज़ें तमाम रहती हैं। तो ऐसे ही 10 तारीख की सुबह थी। सुबह सुबह कुछ लोग इसी निवार इलाके से फ्रेश होने के लिए, वॉशरूम करने के लिए एक तालाब के पास जाते हैं। अब जाने के बाद सुबह के लगभग 7 बजे का वक्त, सारे लोग फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद जब शौच के लिए वो लोग तालाब के किनारे जाते हैं तो तालाब में उन्हें कुछ अजीब दिखता है। अब सुबह सुबह जब अजीब दिखा, उन्होंने फिर थोड़ा सा करीब जाके देखने की कोशिश की। तो जब करीब जाके देखते हैं तो जो कुछ उन्होंने देखा उसे देखने के बाद उन तमाम लोगों के मुंह से चीख निकल जाती है। फ़ौरन आसपास के सारे लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होकर सारे लोग अब तालाब के अंदर देखते हैं तो अंदर पाते हैं कि एक लड़की की डेड बॉडी तैर रही है। अब सुबह सुबह एक तालाब में इस तरह से लाश मिलना, फ़ौरन पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। अब कोई लाश को ना तो निकाल रहा ना कुछ कह रहा। फ़ौरन पुलिस को इत्तला किया गया, जो वहाँ का थाना लगता था, माधवनगर थाना। वो अभी भागा भागा पहुँचा। पहुँचने के बाद अब पुलिस वाले उस लाश को बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद अब लाश को जैसे ही लोगों के सामने रखते हैं तो लाश का चेहरा देखने के बाद सभी लोगों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि इस लड़की को वो तमाम लोग जानते थे और ये लड़की पास के ही रहने वाले एक शख्स की बेटी थी। अब एक गांव की ही लड़की का इस तरह से तालाब में डेड बॉडी का मिलना, गांव में भी हड़कंप मच गया। पुलिस वाले फ़ौरन इस लड़की के परिजनों को इत्तला करते हैं। लड़की के जो फादर थे, जिनका नाम था संजय, वो भागे भागे पहुँचे। पहुँचने के बाद जब उन्होंने लाश को देखा, देखने के बाद बेचारे रोने लगे। इधर पुलिस वालों ने बॉडी को कब्जे में लिया। लेने के बाद अब जहन में सीधा सीधा मामला यही लगा कि हो सकता है ये लड़की यहाँ पे शौच के लिए आई हो। आने के बाद अब पैर फिसला हो, तालाब में गिर गई हो। गिरने के बाद डूब के उसकी मौत हो गई हो, यानी एक्सीडेंटल डेथ है। इसके बाद पुलिस वालों ने बॉडी को कब्जे में लिया। लेने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पुलिस वालों को यही लगा कि एक्सीडेंटल डेथ है, लेकिन फिर भी 2-3 चीज़ें पुलिस वालों को थोड़ा सा हैरान कर रही थी। पहला कि अगर एक्सीडेंटल डेथ है और लड़की मान लीजिए अगर सुबह से भी आई है तो सुबह से आने के बाद 2-4 घंटे गुजर गए और परिजनों ने फिर खोजने की कोशिश क्यों नहीं की। और अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो अब तक परिवार वालों को इस बारे में कोई खबर या कोई भनक क्यों नहीं थी। अब ये 2 सवाल ऐसे थे जो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे थे। अब पुलिस वालों को इन सवालों का जवाब जानना था कि अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो फिर परिवार वाले खोज क्यों नहीं रहे थे। तब तक इतनी देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद तो पुलिस वाले फिर परेशान, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो टाइम ऑफ डेथ था, यानी जो मरने का समय था, वो रात के लगभग 12 से 1 बजे के बीच का था।
यानी लड़की उस तालाब में लगभग 6 से 7 घंटों तक रही। अब एक लड़की अगर 12 बजे से गायब है अपने घर से, मान लीजिए रात में सारे लोग सो रहे थे, लेकिन आमतौर पे गांव में जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं उठ जाती हैं 4 से 5 बजे, बहुत बुरी कंडीशन में 6-7 बजे तक तो उठ ही जाती हैं। अब एक लड़की जिसके घर की गायब हो और 6-7 बजे तक अभी तक घर वालों ने खोजने की कोशिश नहीं की, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है। अब पुलिस वालों के जहन में ये तमाम चीज़ें जब आती हैं, आने के बाद पुलिस वाले दोहरी सोच में पड़ते हैं। पहला जो पॉजिटिव वे था कि हो सकता है कि लड़की 12 बजे उठी हो, उठने के बाद वॉशरूम गई हो, पैर फिसला हो, डूब के मर गई हो। उसके बाद परिवार वाले सोते रहे हों, सोने के बाद जब 6-7 बजे उठे हों या फिर 6 बजे उठे हों, तो उन्हें ये लगा हो कि लड़की शायद सोच के लिए बाहर गई है। उसके बाद वो लोग इग्नोर कर जाते हैं और 7 बजे तक तो ये खबर गाँव में फैल गई। तो 1 घंटे का फासला था, परिवार वाले इतना हो हल्ला ना किए हों कि मामला लड़की का है, अभी पता चले हम गाँव में खोजने निकले। और हो सकता है कि वो तालाब पे ही गई हो, आधे 1 घंटे के लिए अभी हम खोज करने निकले और निकलने के दौरान पता चले। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे, लड़की की बदनामी हो, कल को लड़की की शादी करनी हो तो उसमें दिक्कत आ जाए। इसीलिए हो सकता है कि परिजनों ने खोजना जरूरी ना समझा हो या फिर अपने तरीके से खोज रहे हो, किसी को उन्हें इत्तला ना किया हो। अब ये तो रहा एक पॉजिटिव तरीका इस केस में, जो पॉजिटिव अप्रोच थी, लेकिन एक नेगेटिव फेज भी था कि हो सकता है कि परिजनों को जानकारी रही हो या फिर कोई और बात रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि लड़की ने यहाँ की सुसाइड किया हो। अब ये 2 चीज़ें जहन में, दोनों चीज़ों को क्लियर कैसे किया जाए, क्लियर करने के लिए कोई सबूत या फिर कोई सुराग। पुलिस वाले अभी तक यहीं उलझे हुए हैं कि लड़की ने सुसाइड किया या फिर पैर फिसला। अब ये क्लियर कैसे करें। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल कर ही रहे थे, छानबीन कर ही रहे थे। किसी दौरान 2-3 चीज़ें और क्लियर होने लगी। जैसे अगर लड़की की जो लाश है जहाँ पे मिली थी, और पानी में जिस हिसाब से धारा थी, जिस हिसाब से करंट था, यानी जो पानी का प्रभाव था, जो हवा थी, और लाश के मिलने की जगह, और 1-2 चीज़ और कॉमन थी कि अगर लड़की आई और यहाँ पे फिसल गई, तो फिसलने के बाद भी अगर तालाब है तो इतना आसान नहीं है डूबना। और दूसरा, अगर उसने सुसाइड भी किया तो बॉडी उतनी दूर जानी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई पानी में जंप करेगा तो फिर वो अपने पूरे प्रेशर के साथ पानी में कूदेगा। कूदने के बाद जब डूबने लगेगा तो निकलने की कोशिश करेगा। तो ऐसे हाल में उसकी लाश का किनारे मिलना लाजमी है, ना कि बीच में। अब ये 2 चीज़ें जब पुलिस वालों के जहन में आई और आसपास के लोगों ने भी जब ये चीज़ सोची, तो फिर आसपास के लोगों ने सीधा कह दिया कि ना तो इस लड़की की मौत पैर फिसलने से हुई है, ना ही इस लड़की की मौत सुसाइड करने की वजह से हुई है, इस लड़की को किसी ने मारा है। अब ये चीज़ आसपास के लोग कहते हैं, साथ ही घर वाले भी कहते हैं, और फ़ौरन आसपास के लोग और गांव वाले फ़ौरन धरने पे बैठ जाते हैं। अब जैसे ही घर वाले और आसपास के लोग धरने पे बैठते हैं, मामले को मीडिया कवरेज मिल गया। मीडिया भी इस मामले को बढ़ा चढ़ा के बता रही कि एक लड़की को उसके घर से उठाया गया, उठाने के बाद उसको मारा गया, मारने के बाद उसको तालाब में फेंका गया या फिर डुबो के मारा गया। और पुलिस वाले इस केस में लापरवाही कर रहे हैं और इस मामले को नेचुरल डेथ या फिर सुसाइड बता के क्लोज कर रहे हैं। अब मीडिया और आसपास के लोगों ने जब ये कहना शुरू किया तो पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूले कि ये मामला तो हम लोगों ने आसान समझा, और जो अभी की चीज़ें जो परिस्थितिजनक साक्ष्य कह रहे हैं उस हिसाब से मामला भी यही है। लेकिन अब आसपास के लोग इस हिसाब से बात बोल रहे हैं कि लड़की का कत्ल हुआ, और अगर हम मामले को ऐसे क्लोज कर दें तो बड़ी बेइज्जती, बड़ी बदनामी होगी। लिहाजा पुलिस वालों ने सोचा कि चलो अब इस केस को दूसरे एंगल पे भी जांच लेते हैं। तब जाके पुलिस वालों ने पूरी घटना के 3-4 दिन गुजरने के बाद फिर से जांच पड़ताल शुरू की। फिर से अब पुलिस वालों को लगने लगा कि चलो अब कत्ल के हिसाब से जांच करते हैं। तो जब पुलिस वालों ने जब कत्ल के हिसाब से जांच पड़ताल शुरू की, तो सबसे पहले पुलिस वालों ने उस लड़की के बैकग्राउंड को खंगाला कि अगर कत्ल हुआ होगा तो कत्ल की वजह क्या हो सकती है। पुलिस वालों ने जब उस लड़की के बैकग्राउंड को खंगाला, सबसे पहले पता किया कि क्या किसी से कोई झगड़ा दुश्मनी। अब आमतौर पे लड़की का मामला, वो भी गांव में, लड़की की किसी से क्या दुश्मनी होगी और कौन कत्ल कर देगा। साथ ही ये भी पता किया गया कि क्या परिवार में कोई कलह हुई हो या फिर कोई झगड़ा हुआ हो, कोई लड़ाई हुई हो, कोई ऐसी बात कि परिजनों ने ही कुछ कर दिया हो। अब ये दोनों सवाल पुलिस वालों के जहन में। इधर पुलिस वाले बैकग्राउंड खंगाल रहे हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। तो जब पुलिस वाले आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं
तो फिर आसपास के लोगों ने बताया कि साहब, लड़की के परिवार में तो कोई झगड़ा या फिर कोई कलह नहीं थी, ना ही इसका कोई बात विवाद था। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ हो सकती है। दरअसल ये जो लड़की थी, एक लड़का जिसका नाम है अमन और इसी गांव का रहने वाला, ये उस अमन नाम के लड़के से बातचीत करती थी। तो ये हो सकता है कि अमन ने इसको तालाब के पास मिलने बुलाया हो, ये मिलने गई हो और वहाँ पे इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया हो और झगड़े में फिर अमन ने मार दिया हो। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों को भी लगा कि अगर एक बॉयफ्रेंड है और हो सकता है उसने बुलाया हो और बुलाने के बाद मार दिया हो, तो अब इस मामले की जांच पड़ताल के लिए तो अमन से पूछताछ करनी पड़ेगी। लिहाजा पुलिस वालों ने अमन को गिरफ्तार कर लिया। अमन को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद अमन से पूछताछ कर रहे हैं कि तुम उस रात कहाँ थे, घर पे थे या नहीं थे। अच्छा, इत्तेफाक से जब अमन के बारे में आसपास के लोगों से पूछा गया कि 9 तारीख की रात ये कहाँ था, चूँकि 10 तारीख को लाश मिली थी, तो आसपास के सारे लोगों ने यही बताया कि 9 तारीख की रात ये अपने घर से कहीं गया था और काफ़ी रात में लौट के आया। अब एक तरफ अमन के ऊपर डाउट होना और दूसरी तरफ आसपास के लोगों का कहना, अमन के घर वालों का भी कहना कि हाँ साहब, ये रात में कहीं गया तो था। तो पुलिस वालों को अब सीधा सीधा यकीन हो गया कि इस मामले में अगर कोई दोषी है तो कोई और नहीं, अमन ही है। अमन ने बुलाया होगा, बुलाने के बाद अमन ने मार दिया होगा। लिहाजा पुलिस वाले अब अमन को दोषी मान लेते हैं। अमन से पूछताछ करते हैं कि तुम उस रात कहाँ थे, क्या थे। तो फिर जब अमन से पूछताछ होती है तो फिर अमन ने एक अलग ही कहानी बता दी और साथ ही ये भी कहा कि साहब, मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन आप सीधा सीधा जान लीजिए कि इस लड़की का कातिल कोई और नहीं, इस लड़की के जो पिता हैं, जिनका नाम है संजय, वही है। अब पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी तो सुनने के बाद फिर पुलिस वालों को लगा कि हो सकता है ये बचने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद फिर अमन से पूछा गया कि क्यों और कैसे, सबूत दो। तो फिर अमन ने इस पर सबूत दिया और कहा कि साहब, उस रात हम लोग मिले थे और मिलने के दौरान हम दोनों को अमन के ससुर कायदे से कहें या फिर जो लड़की के फादर संजय, उन्होंने रंगे हाथ पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद फिर उन्होंने कहा और हमको मारा पीटा भी और फिर कहा कि तुम यहाँ रहोगी तो ऐसे ही मिलती रहोगी, इसलिए एक काम करो, तुमको ले चलता हूँ, तुम्हारे बुआ के यहाँ छोड़ आता हूँ। इसके बाद साहब वो मेरी आंखों के आगे ही उस लड़की को लेके निकल गए हैं और निकलने के बाद फिर अगले दिन खबर आती है कि लड़की की लाश मिली है। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, अब तक तुमने ये बात क्यों नहीं बोली। तो फिर अमन ने कहा कि साहब, मैं काफ़ी डर गया था और मुझे लगा कि अगर मैं ये सब बोलूँगा तो हो सकता है मैं भी फंस जाऊँ और मामले की तहकीकात में बार बार मुझे परेशान किया जाए, इसलिए मैं एकदम खामोश खड़ा रहा। बाकी उसका कत्ल किसी और ने नहीं, उसके पिता ने ही किया है। अब अमन का ऐसा बयान हुआ, उसके बाद फिर पुलिस ने उसके पिता को भी गिरफ्तार किया। तो गिरफ्तार करने के बाद पिता ने कहा कि हाँ साहब, मैंने ही मारा है। अब इतना कहना हुआ कि पुलिस वालों को फिर लगा कि चलो केस सुलझ गया। पुलिस वालों ने पूछा कि क्यों मारा। तो फिर पिता ने कहा कि साहब, अमन से मेरी बेटी लगातार बात करती थी, लगातार मिलती थी और उस रात यानी 9 तारीख को ये मुझसे मिलने आया, यानी मेरी बेटी से जब मिलने आया तो मैंने ये चीज़ देखी तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने फिर अपनी बेटी से कहा कि चलो तुमको छोड़ आता हूँ बुआ के यहाँ। उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर निकलता हूँ, लेकिन इसी जलाशय यानी इसी तालाब के पास आता हूँ और आने के बाद अपनी बेटी को इसी में डुबो के मार देता हूँ। अब कातिल मिल गया, मोटिव मिल गया। कातिल ने अपना इकबाल जुर्म कर लिया, तो इकबाल जुर्म करने के बाद अब कुछ बचा नहीं, केस सुलझ गया। जिसने भी सुना सबको यही लगा कि चलो पिता ने अगर कत्ल किया है तो कत्ल सही किया है, क्योंकि बेटी थी लगातार दूसरों के साथ अफेयर में थी, तो फिर ऐसे लोगों का मर जाना ही अच्छा है। यानी अब तमाम तरह की वाहवाहियाँ मिलने लगी, तमाम तरह की चीज़ें होने लगी। अब सारे लोग अमन को भी गलत समझने लगे कि अमन अगर उस रात नहीं गया होता, एक पिता इस कदर मजबूर हो गया कि अपनी इज्जत बचाने के लिए बेटी को मार दिया, तमाम तरह की चीज़ें। पुलिस वाले भी इस केस को अब लगभग सॉल्व कर चुके थे। चार्जशीट बनानी थी, पिता को जेल भेजना था। इधर आसपास के लोग अमन को भी बुरा भला कहने लगे। अब अमन को फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, अमन फिर थाने पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद कहता है साहब, मुझे आप लोगों को फिर से कुछ बताना है। अब ये चीज़ जब अमन बोलता है तब पुलिस वाले कहते हैं कि अब क्या बताना है। तो फिर अमन कहता है कि साहब, मुझे आपको कुछ सुनाना भी है और कुछ बताना भी है। पुलिस वाले पूछते हैं क्या। तब अमन अपना मोबाइल फ़ोन निकालता है और मोबाइल फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है और पुलिस वाले जैसे इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, सुनने के बाद पुलिस वालों के इस सितंबर महीने में भी पसीने छूट जाते हैं। दरअसल इस रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसी बात ही कहती है
और रिकॉर्डिंग सुनते हुए ये कहानी 2-3 साल पहले पहुंच जाती है। यानी 2023 की ये घटना है तो मान के चलें कि इस कहानी की असल शुरुआत 2020 में होती है। दरअसल 2020 में जो संजय थे, यानी संजय उपाध्याय जिनके घर की ये कहानी है, उनकी एक बेटी थी। अब मजबूरी है, बेटी का नाम नहीं ले सकता। उसकी उम्र बामुश्किल 14 साल थी। 14 साल, अब शरीर में अचानक से बदलाव होना, लड़कियों में जो बालिकपन का लक्षण होता है धीरे धीरे वो आने लगा। तो ये तमाम परिवर्तन जब पिता देखता है और देखता है कि उसकी बेटी अब बड़ी हो रही, तो कहीं ना कहीं एक अजीब सा शैतानी दिमाग कहें या क्या कहें, ये अपनी बेटी से ही एक तरह से आकर्षित हो जाता है। आकर्षित होने के बाद कभी अपनी बेटी को घुमाने ले जाता, कभी कहीं और लेके जाता और लगातार उसको गलत तरीके से छूने की कोशिश करता, उसको किस करने की कोशिश करता। अब शुरुआत में जब पिता ने ये तमाम चीज़ें की तो बेटी को लगने लगा कि शायद पिता का ये प्यार है। उसे कुछ समझ नहीं आया। लगातार पिता उसको करीब लाता, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त गुजरा और संजय की हरकतें लगातार बढ़ती रही तो तब तक जो बच्ची थी वो भी समझदार हो चुकी थी। उसे भी गुड टच, बैड टच, इन तमाम चीज़ों का मतलब पता चल चुका था। तो कहीं ना कहीं वो अपने पिता से दूर भागने लगी। लेकिन एक छोटा सा घर में ज़्यादा लोग थे नहीं, माँ भी थोड़ी सी मंदबुद्धि। तो बेटी करे क्या, लगातार पिता से दूर भागती रही, लेकिन ज़्यादा दिनों तक वो दूर भाग नहीं पाती और अंत में एक दिन पिता अपनी ही सगी बेटी को अपना शिकार बना लेता है। एक दिन शिकार बनाने के बाद अब पिता का हौसला भी बढ़ गया। लगातार वो जब मौका पाता अपनी बेटी के साथ रेप करता, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता। बच्ची भी अब धीरे धीरे मन मार के बैठ गई। उसे लगा कि शायद उसकी यही किस्मत है, जब पिता ही ये काम कर रहा हो तो इंसाफ के लिए जाए कहाँ। ये तमाम चीज़ें चलती रही, लगातार वो बर्दाश्त करती रही। इसी दौरान उसकी ज़िंदगी में एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम था अमन। अमन से वो बात करती, उससे जब दोस्ती हुई तो धीरे धीरे अपनी फीलिंग समझने लगी। घर में वो दुखी रहती थी तो अमन से जब भी हंस के बात होती उसे लगने लगा कि चलो शायद ज़िंदगी में यही सही है, इन्हीं के साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। अब ये तमाम चीज़ें चलने लगी, लड़की धीरे धीरे अमन के नज़दीक होने लगी। अब अमन से जब नज़दीकियाँ बढ़ी तो ये चीज़ें अब पिता को बर्दाश्त नहीं हुई। पिता विरोध करने लगा और ऐसे ही लगातार विरोध करने के बाद भी 9 तारीख को जब अमन मिलने आता है तो पिता ये चीज़ बर्दाश्त कर नहीं पाता और अमन को और बेटी को मारने लगता है। और मारने के दौरान जब 2-4 थप्पड़ मार देता है तो बेटी 2 लाइन बोलती है। पहला कहती है कि अगर अब आपने अमन के ऊपर हाथ उठाया तो मैं जाके छत से सुसाइड कर लूँगी। अब ये चीज़ जब पिता सुनता है तो थोड़ा सा डरता है। और दूसरी चीज़ उसने जो बोली, कहा कि अगर आज के बाद आपने मेरे और अमन के बीच डिस्टर्बेंस की तो आपने आज तक जो कुछ मेरे साथ किया है, जिस हिसाब से आपने मेरा शोषण किया है, मेरा रेप किया है, मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, वो तमाम चीज़ें मैं गांव वालों के सामने बता दूंगी। अब ये बात जब पिता सुनता है तो सुनने के बाद तमाम तरह से डरता है और उसे लगने लगा कि अगर लड़की आज धमकी दे रही, कल बता देगी तो गांव में तो कहीं मुँह दिखाने लायक रहूँगा नहीं। लिहाजा फिर पिता ने एक प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद अमन से कहता है कि तुम जाओ और तुम रोज़ आओगे, मुझे पता है, इसलिए मैं इसको जा रहा हूँ इसकी बुआ के यहाँ छोड़ने। इतना कह के अपनी बेटी को लेकर निकलता है। रास्ते में तालाब के पास बेटी को रोकता है और फिर बेटी को लेकर तालाब में कूद जाता है और उसको वहाँ पे डुबो के मार देता है। अब ये तमाम चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं और ये सारी चीज़ें, यानी बेटी ने आज तक जो कुछ रो रो के अपने बॉयफ्रेंड को बताया था, तो बॉयफ्रेंड के मोबाइल में पहले से ही ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन थी। यानी जब पहली बार बातचीत हो रही थी वहाँ से लेके आज तक जो भी बातें हुई, यानी जब बेटी के साथ बाप रेप करता तो इधर ये रो रो के बताती कि आज पापा ने ऐसे किया, पापा ने वैसे किया। अच्छा, ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये चीज़ें प्री प्लान थी, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो 2019, 2020, 2022 इन तमाम समयों की थी। यानी तब तो ये भी नहीं पता था कि लड़की का मर्डर होगा या फिर फंसने की, बचने की कोई नौबत आएगी। यानी इस बात में कोई डाउट था ही नहीं कि जो बेटी है उसका पाप कई सालों से शोषण कर रहा था और बेटी ने ही लास्ट टाइम धमकी दी कि अगर अमन के साथ मेरा मिलना जुलना गलत है, अमन के साथ मेरा कुछ ऐसा टाइम बिताना गलत है, तो आपने जो किया वो क्या सही है। इसी बात को लेके जब बेटी ने धमकी दी तो फिर बाप को लगा कि शायद मेरा जो भांडा है वो फूट जाएगा, तो फिर अंत में पिता ने कत्ल कर दिया। अब ये कहानी जब पुलिस वालों के साथ साथ आसपास के लोगों के सामने पड़ी तब आसपास के लोगों की चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई कि उनके बीच एक ऐसा दरिंदा रह रहा था जिस दरिंदे को अपनी बेटी और अपनी बीवी में फ़र्क ना दिखा और उसने अपनी 14 साल से लेकर 17 साल की बेटी के साथ इस तरह से कुकर्म किया और पूरे इलाके को शर्मसार कर दिया।
अब ये कहानी जब मैं भी रिसर्च कर रहा था थोड़ा सा मैं भी परेशान था, क्योंकि शुरुआत में लगा कि केस सिंपल है, लेकिन लास्ट में जब चार्जशीट वगैरह सामने आई तो फिर लगा क्या मामला है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, लेकिन जाते जाते सवाल जवाब का सिलसिला भी फिर से शुरू करना है। तो मेरा आज का सवाल है कि पॉक्सो एक्ट है क्या और इसके बारे में आपको क्या जानकारी है, और पॉक्सो एक्ट लगने की क्या कुछ क्राइटेरिया वगैरह है। तो अगर ये तमाम चीज़ें आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।